हे गाइस व्हाट्स अप, कैसे हैं आप लोग। आज से हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं एक ये बहुत ही सिंपल सा चैप्टर, प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट्स ऑफ सोल प्रोप्राइटर्स। तो इसमें हमारे पास दो यूनिट्स होती हैं, एक होती है फाइनल अकाउंट्स ऑफ नॉन मैन्युफैक्चरिंग एंटिटीज, एक होती है फाइनल अकाउंट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एंटिटीज। बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फाइनल अकाउंट्स होते क्या है हमारे, हम लोगों ने एकदम स्टार्टिंग में बात की थी अपने अकाउंट्स के पहले लेक्चर में कि अकाउंटिंग कहती क्या है। अकाउंटिंग कहती है कि हे बिजनेसमैन, हे बिजनेसमैन, हे बिजनेसमैन, आप जितने भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस आपके साल भर में हो रहे हैं उनकी रिकॉर्डिंग करिए और साल के एंड में उनकी एक समरी बना दीजिए। और ये जो समरी है यही होती है फाइनल अकाउंट्स, यही होते हैं सर फाइनल अकाउंट्स या फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। सो व्हाट आर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, लेट्स लुक एट देम। Financial statements are prepared at the end of an accounting period to show financial performance, that is profit earned or loss incurred during the accounting period and financial position, assets and liabilities। अब आप में से सभी लोग इसको पढ़ चुके हैं तो आपको मालूम है कि सर ये फाइनेंशियल परफॉर्मेंस पता लगती है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से और फाइनेंशियल पोजीशन पता लगती है बैलेंस शीट से। बिल्कुल, आप सब लोग बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। तो अ कंप्लीट सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इंक्लूड्स इनकम स्टेटमेंट या ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इसको बोलते हैं, या पोजीशन स्टेटमेंट जिसको हम लोग आराम से प्यार से बैलेंस शीट बोलते रहते हैं। बिफोर गेटिंग इनटू ऑल दिस, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू अंडरस्टैंड द क्लासिफिकेशन ऑफ कैपिटल एंड रेवेन्यू आइटम्स। ये आप लोगों के आईसीआई के स्टडी मटेरियल में चैप्टर 1 में ही पता नहीं कौन सी यूनिट है, मेरे ख्याल से यूनिट 2 है, 3 है, 4 है, आई डोंट नो, आई थिंक यूनिट 4 है, बट एनीवे। तो क्लासिफिकेशन ऑफ कैपिटल एंड रेवेन्यू आइटम्स, देखिए क्या होता है कि आफ्टर प्रिपेयरिंग द ट्रायल बैलेंस, बहुत ध्यान से समझिएगा, अकाउंट्स अपीयरिंग देयरइन आर ट्रांसफर्ड आइदर टू द ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और टू द बैलेंस शीट। जो भी आइटम्स आपके रेवेन्यू नेचर के होते हैं वो तो ट्रेडिंग या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर किए जाते हैं, और जो भी आइटम्स आपके कैपिटल नेचर के होते हैं उनको बैलेंस शीट में ट्रांसफर किया जाता है, राइट। तो इसीलिए ये हम लोगों को जानना बहुत जरूरी है कि कौन से आइटम्स कैपिटल नेचर के हैं और कौन से आइटम्स रेवेन्यू नेचर के हैं। अदरवाइज हम कौन सा ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे, कौन सा बैलेंस शीट में ट्रांसफर करेंगे, कुछ समझ में नहीं आ पाएगा, राइट। तो देखिए सबसे पहले बात करेंगे एक्सपेंडिचर के बारे में कि कौन सा होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर, क्या होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, और एक तीसरी कैटेगरी भी आ जाती है, कौन सा होता है डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ऑलराइट सर, बहुत सारी थ्योरी यहां पर मैंने आप लोगों को लिख कर दी हुई है। ये एक्चुअली मेरी जो रेगुलर पेनड्राइव कोर्स होता है उसी के नोट्स हैं, ठीक है। जो मेरी पेनड्राइव कोर्स होता है उसी की बुक का एक पार्ट है, तो मैंने बहुत ज्यादा थ्योरी हटाई वटाई नहीं है, आप लोग इसको पढ़ लेना। लेकिन क्योंकि हम लोग यहाँ पर रिवाइज करना चाह रहे हैं इसलिए मैं इसको थोड़ी सी क्विकली करूंगा, राइट। सीधी सरल आराम से आसान सी भाषा में अगर बोला जाए तो सर कैपिटल एक्सपेंडिचर एक ऐसा एक्सपेंडिचर होता है जिसका बेनिफिट आपको एक से ज्यादा साल तक मिलने वाला है, ठीक है। कैपिटल एक्सपेंडिचर एक ऐसा एक्सपेंडिचर होता है जिसका बेनिफिट आपको एक से ज्यादा साल तक मिलने वाला है। और डिटेल में अगर जाया जाए और प्रिसाइज टर्म्स में अगर बात की जाए तो कैपिटल एक्सपेंडिचर एक ऐसा एक्सपेंडिचर होता है जो कि इन पर्पसेस के लिए यूज किया जाता है, या तो फॉर एक्वायरिंग एन एसेट, या तो फॉर एक्वायरिंग एन एसेट और इंक्रीजिंग द वैल्यू ऑफ अ फिक्स्ड एसेट, देयरबाय इंक्रीजिंग द अर्निंग कैपेसिटी ऑफ द बिजनेस, ठीक है। या तो आपने एक लैपटॉप खरीद लिया तो ये लैपटॉप खरीदना एज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर, या आपके पास एक बड़ा सा कंप्यूटर था, आपके पास एक ऑलरेडी कंप्यूटर था, आपने उसमें एक एक्सटेंशन लगवा लिया, या चलो मैं किताबों की दुकान के बारे में बात करता हूं, तो किताब की दुकान में आपके पास एक रैक था जिसमें आप अपनी बुक्स को सजा सजा कर रखते थे, मैंने 2 शेल्व्स और बढ़वा लिए, मैंने ऊपर 2 शेल्व्स और बढ़वा लिए। उससे क्या हुआ कि मेरी इसकी रैक की एग्जिस्टिंग कैपेसिटी बढ़ गई, इसकी कैपेसिटी बढ़ गई तो मैं ज्यादा बुक्स अपने पास रख पाऊंगा, ज्यादा बुक्स अपने पास रख पाऊंगा तो मैं ज्यादा बुक्स बेच पाऊंगा, ज्यादा बुक्स बेच पाऊंगा तो मेरे बिजनेस की अर्निंग कैपेसिटी बढ़ जाएगी, हेंस दिस इज आल्सो कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो एकदम प्रिसाइज भाषा में अगर बात की जाए तो अगर कोई खर्चा इन 2 पर्पसेस के लिए किया जाता है तो उसको हम लोग बोलते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। 1 एक्वायरिंग द एसेट और 2 इंक्रीजिंग द वैल्यू ऑफ अ फिक्स्ड एसेट। ऑलराइट, तो एग्जांपल्स वगैरह दिए हुए आप लोग देख लेना। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आइए इसको भी पढ़ ही लेते हैं। एक ऐसा एक्सपेंडिचर जिसका पूरा का पूरा फायदा आपको इसी साल मिल जाता है वो होता है आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ठीक है। मैंने आप लोगों को कैपिटल एक्सपेंडिचर बताते वक्त भी एक चीज बताई थी, एकदम सीधी साफ सरल भाषा में अगर बोलूं तो एक ऐसा खर्चा जिसका बेनिफिट आपको एक से ज्यादा साल तक मिलता है उसको हम लोग कैपिटल एक्सपेंडिचर बोलते हैं। तो व्हाट इज अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, एक ऐसा खर्चा जिसका बेनिफिट आपको इसी साल के अंदर अंदर मिलकर खत्म हो जाता है उसको हम लोग बोलते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। एन एक्सपेंडिचर the full benefit of which is received during one accounting period, that is one accounting year, is termed as revenue expenditure. Such expenditure does not result in an increase in the earning capacity of the business but only helps in maintaining the existing earning capacity,
ठीक है। तो यहां पर एक दूसरी चीज भी आ जाती है, दो एस्पेक्ट्स हो गए इसमें। पहला एस्पेक्ट तो ये हो गया, जैसे आप इंप्लॉइज को सैलरी वगैरह पे करते हो, ठीक है। अगर आपने इंप्लॉई को इस साल सैलरी पे की तो इंप्लॉई आपका इसी साल तो काम करेगा, अगले साल तो काम नहीं करेगा। अगले साल काम करने के लिए कहेगा और सैलरी पे करो, राइट। तो ऐसा नहीं हो सकता कि आपने इस साल अपने इंप्लॉई को सैलरी पे की और कहा कि भाई तू 10 साल तक काम करता रहे। नो, इट्स नॉट डन। तो सैलरी का जो आपने एक्सपेंडिचर किया उसका बेनिफिट आपने इंप्लॉई से इसी साल लेकर खत्म कर दिया, हेंस दिस इज द रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। क्योंकि सैलरी आपको सिर्फ 1 साल तक ही बेनिफिट देगी, मतलब जितने टाइम तक भी आप पे करते रहोगे उतने टाइम का बेनिफिट देगी आपको, राइट। ओके, दूसरी चीज, जैसे मैंने बुक शेल्फ वाला एग्जांपल लिया था कि मेरे पास रैक्स हैं जहां पर मैं किताबें रखता हूं। सपोज उसका एक शेल्फ टूट गया, सपोज उसका एक शेल्फ टूट गया, तो फिर मैंने उसकी मरम्मत करवाई और उसका शेल्फ बढ़वा दिया। उसका शेल्फ बढ़वाया नहीं, मतलब उसी शेल्फ को रिपेयर करवा दिया, राइट। टूटा हुआ था तो क्या मैं बुक्स रख पा रहा था? नहीं रख पा रहा था। मैंने जो भी खर्चा किया उससे क्या रैक की कैपेसिटी बढ़ी? नहीं, रैक की कैपेसिटी बढ़ी नहीं। रैक की जो एग्जिस्टिंग कैपेसिटी थी, जो कि टूटने की वजह से खराब हो गई थी, वो कैपेसिटी मेंटेन हो गई वापस, ठीक है। तो दिस एक्सपेंडिचर इज नोन एज अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अंडरस्टैंड दिस थिंग। अगर आप किसी फिक्स्ड एसेट पर खर्चा करते हो तो वो कैपिटल है या वो रेवेन्यू है, इसको देखने के लिए आपको 2 चीजों का ध्यान देना होगा। पहली चीज, अगर उसकी अर्निंग कैपेसिटी बढ़ रही है, अगर उसकी कैपेसिटी बढ़ रही है तब तो वो कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा, लेकिन अगर उसकी कैपेसिटी मेंटेन हो रही है तब वो आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होगा। कार की सर्विसिंग कराते हो, क्या होता है? कैपेसिटी मेंटेन करवाते हो, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो गया। लेकिन कार में आपने नाइट्रो बूस्ट का सिलेंडर लगवा लिया तो कैपिटल एक्सपेंडिचर हो गया, उसकी कैपेसिटी बढ़ गई, ठीक है। ऑलराइट, salaries paid to employees is the revenue expenditure because the full benefit of the services of the employees was received during one accounting period, that is one accounting year. In a bookstore, if a rack or a shelf breaks, then the amount of expenditure incurred to repair that rack or a shelf is the revenue expenditure, as it does not lead to an increase in the value of an asset or an increase in the earning capacity of the business, but it only maintains the existing earning capacity. Now, what do you understand by deferred revenue expenditure? डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। आप मुझे डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बताने से पहले एक चीज बताइए, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर। एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर आपका कैपिटल है या रेवेन्यू है? सब लोग कहोगे रेवेन्यू है, ठीक है। इस साल आप थोड़ा बहुत एडवर्टाइजमेंट करोगे, इस साल आप थोड़ा बहुत एडवर्टीजमेंट करोगे। लोगों की मेमोरी बहुत शॉर्ट टर्म होती है, ठीक है। तो इस साल आपने थोड़ा बहुत एडवर्टीजमेंट किया तो इस साल ही आपको बेनिफिट आ गया, अगले साल आपको फिर से एडवर्टीजमेंट करना पड़ेगा, ठीक है। यू हैव टू कॉन्स्टेंटली एडवर्टाइज योरसेल्फ। अभी आप सोचो, मैं यहां पर आप लोगों को ये फास्ट ट्रैक बैच ले रहा हूं, तो दिस इज व्हाट, दिस इज काइंड ऑफ एन एडवर्टीजमेंट ओनली ना, कि ठीक है आप लोगों को, अगर आप लोगों को अभी ये फास्ट ट्रैक बैच पसंद आएगा तो आप लोग बताओगे अपने जूनियर्स को, अपने बाकी दोस्तों को, क्या ये निशांत सर है, अच्छा पढ़ाते हैं, ठीक है। तो दिस इज काइंड ऑफ एन एडवर्टीजमेंट, राइट। लेकिन अगर मैंने इस अटेम्प्ट के बाद अपना कोई फास्ट ट्रैक कोर्स नहीं निकाला या कुछ भी अपने आप को कुछ भी एडवर्टाइज नहीं किया, कुछ भी आपको प्रोडक्ट नहीं दिया, तो क्या आप मेरे पास आओगे? कितनी देर तक याद रखोगे निशांत सर को? कितनी देर तक याद रखोगे? नहीं याद रखोगे, ठीक है। और नए लोगों को तो पता ही नहीं चल पाएगा, राइट। तो एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस इज अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। आपको बार बार अगर आपको अपना प्रोडक्ट बेचना है तो आपको एडवर्टीजमेंट करना पड़ेगा और वो रेगुलरली करना पड़ेगा। एक बार अगर आप एडवर्टीजमेंट करते हो तो आपको शॉर्ट टर्म बेनिफिट मिलता है, मतलब वो साल भर के अंदर अंदर बेनिफिट मिलकर खत्म हो जाता है। तो एक बात इससे तय हो गई कि एडवर्टीजमेंट अकाउंट जो है, सॉरी एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर जो है वो आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, राइट। आर वी एग्रीड ऑन दिस? वेरी गुड, सबको समझ में आ गया? बोलो यस यस यस, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अभी मैं एडवर्टीजमेंट को ही थोड़ा सा बढ़ा रहा हूं, एडवर्टीजमेंट को थोड़ा सा बढ़ा रहा हूं। मैंने एक नई ब्रांच खोली अपनी किताबों की दुकान की, मैंने एक नई ब्रांच खोली अपनी किताबों की दुकान की, और मैंने सपोज उसका इनॉग्रेशन कराया किससे 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 मैंने सपोज उसका इनॉग्रेशन करा लिया सर दीपिका पादुकोण से, ठीक है। अब मैंने उसका इनॉग्रेशन जब दीपिका पादुकोण से कराया तो दीपिका पादुकोण मुझसे अच्छा खासा पैसा लेगी, ऑफ कोर्स अच्छा खासा पैसा लेगी, ठीक है। तो अब दीपिका पादुकोण को बुला के इनॉग्रेशन करवाना इज एन एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर, राइट। यस, इट्स एन एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर। लेकिन ये एक ऐसा एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर हो गया जिसका बेनिफिट मुझे थोड़े से ज्यादा लॉन्ग टर्म के लिए मिलेगा, बहुत ज्यादा लंबे समय के लिए नहीं। लेकिन क्योंकि दीपिका पादुकोण आने वाली है, इसलिए जो नॉन बुक लवर्स होंगे वो भी आ जाएंगे मेरी किताबों की दुकान पर, या चलो दीपिका को देख ही लेंगे, ठीक है, या चलो दीपिका से मिल लेंगे, या कुछ इस टाइप का, राइट। तो दिस इज अ हेवी एक्सपेंडिचर दैट आई इनकर्ड ऑन एडवर्टाइजिंग, विच इज सपोज्ड टू बी अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ठीक है।
एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर इज सपोज टू बी अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ही है, लेकिन ये ऐसा एक्सपेंडिचर हो गया जिसका बेनिफिट मुझे थोड़े से 1-2 साल तक मिलता रहेगा। ठीक है, पीपल विल रिमेंबर कि हाँ यार ये निशांत की जो किताबों की दुकान थी उस पे दीपिका पादुकोण आई थी, या एडवर्टीजमेंट में पहली बार में जब चीफ गेस्ट को जब मैंने दीपिका से इनॉग्रेशन कराया तभी कई सारे लोग आ गए जो नॉर्मली नहीं आते। ठीक है, अगर मैं किसी भी अरे गहरे नत्थु खेरे फुकरे से शहरी चूजे से इनॉग्रेशन करवा देता, अगर मैं किसी भी से भी इनॉग्रेशन करवा देता तो इतने सारे लोग नहीं आ पाते, लेकिन क्योंकि दीपिका आई थी इसलिए कई सारे लोग आए, कई सारे लोग आए, और कई सारे लोग आए इसलिए ज्यादा लोगों तक मेरी बात पहुंची, तो ज्यादा एडवर्टीजमेंट हुआ, ज्यादा बेनिफिट मिला, राइट। तो इवन दो इट इज अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, इवन दो इट इज एन एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर विच इज सपोज टू बी अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, लेकिन फिर भी इसका बेनिफिट मुझे थोड़े से 1 से 2 साल 3 साल में भी इसका बेनिफिट मुझे मिल जाएगा। तो इस पूरे एक्सपेंडिचर को मैं डेफर कर करके अपने प्रॉफिट एंड लॉस में चार्ज करता हूं। नॉर्मली मैं क्या करता हूं, कोई भी मेरा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है उसको पूरा का पूरा मैं पीएल में ट्रांसफर कर देता हूं। ठीक है, जो सैलरीज आप पे करते हो वो पूरा का पूरा पीएल में ट्रांसफर हो जाता है, लेकिन ये जो एक्सपेंडिचर होगा, ये वाला जो एडवर्टीजमेंट का एक्सपेंडिचर होगा, ये थोड़ा थोड़ा करके मैं प्रॉफिट एंड लॉस में ले जाऊंगा, सारा एक साथ में प्रॉफिट एंड लॉस में नहीं ले जाऊंगा। सपोज 3 साल के लिए मैं इसको थोड़ा थोड़ा करके प्रॉफिट एंड लॉस में ले जाता रहूंगा। दिस इज नोन एज अ डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। दिस इज नोन एज डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कि आपका जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है उसको आपने डेफर कर दिया। डेफर कर दिया मतलब उसको टाल दिया, पूरा का पूरा एक साथ प्रॉफिट एंड लॉस में नहीं लेके गए, उसको टाल टाल के 3 साल तक धीरे धीरे करके प्रॉफिट एंड लॉस में लेकर गए। दिस इज नोन एज अ डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ठीक है, इसका बेनिफिट, अच्छा इससे हो सकता है कंफ्यूजन है तो फिर सर कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में क्या फर्क है? देख लो, आप लोग खुद देख लो। कैपिटल एक्सपेंडिचर 2 चीजें, एक्वायरिंग एन एसेट और दूसरा इंक्रीजिंग द कैपेसिटी ऑफ एन एसेट। क्या एडवर्टीजमेंट करने से मैंने कोई एसेट एक्वायर किया? नहीं। क्या एडवर्टीजमेंट, ये वाला जो दीपिका पादुकोण से इनॉग्रेशन करवाया, क्या दीपिका पादुकोण से इनॉग्रेशन करवाने पर मैंने कोई एसेट एक्वायर किया? नहीं। क्या दीपिका पादुकोण से इनॉग्रेशन करवाने पर मैंने किसी एग्जिस्टिंग फिक्स्ड एसेट की कैपेसिटी को इंक्रीज करवाया? नहीं। तो दिस इज नॉट अ कैपिटल एक्सपेंडिचर, दिस इज अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। लेकिन क्योंकि इसका अमाउंट बहुत ज्यादा है और इसका बेनिफिट मुझे कुछ सालों तक मिलने वाला है, 1-2 साल तक मिलेगा, इसीलिए मैं इसको डेफर करके प्रॉफिट एंड लॉस में लेकर जाऊंगा। दैट्स द ओनली डिफरेंस। ठीक, ऑलराइट। तो अभी आपके पास ये आ गया है, ये एक छोटा सा चार्ट दिया हुआ है पूरा का पूरा आपको सब कुछ समझाने के लिए। तो व्हाट इज एन एक्सपेंडिचर? एक्सपेंडिचर इज द अमाउंट स्पेंट फॉर एक्वायरिंग एसेट्स, गुड्स और सर्विसेज। ठीक है, व्हाट आर गुड्स? गुड्स जिनको आप खरीदते हो आगे फ्यूचर में बेचने के लिए, हम लोग बात कर चुके हैं। क्लासिफिकेशन देखिए, कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ठीक, capital expenditure is an expenditure incurred for acquiring the asset or increasing the value of a fixed asset. बेनिफिट इसका मोर देन 1 अकाउंटिंग पीरियड के लिए रिसीव होता है। नाउ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है? फुल बेनिफिट इज रिसीव्ड इन 1 अकाउंटिंग पीरियड, हेल्प्स इन मेंटेनिंग द एग्जिस्टिंग अर्निंग कैपेसिटी ऑफ द एसेट। जो कुछ भी अभी ऊपर पैराग्राफ फॉर्म में लिखा हुआ था, जो कुछ भी मैं पिछले 12 मिनट से आप लोगों को समझा रहा हूं, कुछ सब कुछ एक समरी में, मतलब ये समरी की समरी हो रही है। डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, बेनिफिट डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, इसको आप चाहो तो यहां पर काट दो, यहां पर लिख लेना, मैं डिक्टेट कर रहा हूं, मैं लिख नहीं रहा हूं कि इट इज अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जिसका बेनिफिट आपको 1 से ज्यादा साल के लिए मिलता है, थोड़ा सा 1-2 साल के लिए मिलता है आपको। ऑलराइट, नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एक्सपेंडिचर एंड एक्सपेंस? ये सिर्फ टर्मिनोलॉजी का फर्क है, ये सिर्फ टर्मिनोलॉजी का फर्क है। The term expenses is usually used for revenue expenditure. ठीक है, the term expense is usually used for revenue expenditure। मतलब आप ये कह सकते हो कि revenue expenditure को ही हम लोग expense बोलते हैं। ठीक है सर, तो expense is the cost incurred in producing and selling the goods and services, the cost of goods sold, salary, wages, rent, advertisement, etc. All revenue expenditures are expenses. In common parlance, the terms revenue expenditure and expenses are used interchangeably. तो ये तो हो गई खर्चों की बात। अब बात करते हैं रिसीट्स की बात। ठीक है, अगर आपके खर्चों को हम कैपिटल और रेवेन्यू में बांट सकते हैं, तो हमें अपनी रिसीट्स को भी, जितना पैसा बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को मिल रहा है, उसको भी हमें कैपिटल और रेवेन्यू में बांटना चाहिए, राइट। तो जितना भी पैसा आपको बिजनेस के ऑपरेशंस की वजह से मिलता है, वो सारी की सारी आपकी रिसीट्स होती हैं रेवेन्यू रिसीट्स। वो सारी की सारी रिसीट्स आपकी होती हैं रेवेन्यू रिसीट्स। एनी अमाउंट रिसीव्ड और रिसीवेबल फ्रॉम बिजनेस ऑपरेशंस इज अ रेवेन्यू रिसीट। मैं किताबों की दुकान का बिजनेस कर रहा हूं, किताबें बेचने से जो मुझे पैसा मिल रहा है, किताबें बेचना इज माय बिजनेस ऑपरेशन, राइट।
किताबें बेचना इज माई बिजनेस ऑपरेशन, तो किताबें बेचने से जो मुझे पैसा मिल रहा है दैट इज माई रेवेन्यू रिसीट। लेकिन अगर सपोज मेरा कोई पुराना कंप्यूटर पड़ा हुआ था, मेरा सपोज कोई पुराना कंप्यूटर पड़ा हुआ था, उसको मैंने बेच दिया, तो क्या कंप्यूटर को बेचना मेरा बिजनेस ऑपरेशन है? नहीं है। मेरा बिजनेस ऑपरेशन तो किताबों को बेचना है। तो कंप्यूटर को बेच के जो मुझे पैसा मिला दैट विल बी माई कैपिटल रिसीट, दैट विल बी माई कैपिटल रिसीट। आई होप अब आप लोगों को ये बात एकदम क्लियर है। रेवेन्यू रिसीट वो रिसीट्स जो आपको बिजनेस ऑपरेशंस की वजह से मिलती है, कैपिटल रिसीट वो रिसीट्स जो आपको बिजनेस ऑपरेशंस के अलावा किसी भी चीज से मिल जाती हैं। ठीक है, आपने कुछ इन्वेस्ट कर रखा था, आपने कुछ पैसा इन्वेस्ट कर रखा था, वहां से आपको इंटरेस्ट मिला, रेवेन्यू रिसीट या कैपिटल रिसीट? कैपिटल रिसीट। आपका बिजनेस थोड़ी है इन्वेस्ट करना, आपका बिजनेस तो किताबें बेचना है, आपका बिजनेस तो किताबें बेचना है। लेकिन बैंक्स वगैरह जो बैंक होते हैं, बैंक का तो काम ही है पैसा इन्वेस्ट करना, लोन लेना, लोन देना, बैंक वगैरह का तो काम ही है। तो बैंक अगर इंटरेस्ट को अर्न करता है, जो हम लोगों से बैंक चार्जेस लेता है, वो बैंक के लिए रेवेन्यू रिसीट, वो बैंक के लिए रेवेन्यू रिसीट। सपोज बैंक के पास कोई पुरानी किताब पड़ी हुई थी, बैंक ने उसको रद्दी में बेच दिया, कैपिटल रिसीट, क्योंकि बैंक का बिजनेस किताबों को खरीदना बेचना नहीं है। ऑलराइट, एग्जांपल्स ये आप लोग पढ़ सकते हो। कैपिटल रिसीट भी हो गया, ये भी हो गया। ऑल राइट, नाउ सबसे बड़ा सवाल ये आता है सर कि अगर हमारे पास क्वेश्चंस आते हैं, जैसे ये हर बार हर अटेम्प्ट में 2 नंबर का ट्रू फॉल्स क्वेश्चन में आता है, ये ठीक है, हर अटेम्प्ट में 2 नंबर का ट्रू फॉल्स क्वेश्चन आता है कि इसको कैपिटल मान लिया तो बताओ ये क्या होगा, इसको रेवेन्यू मान लिया तो इसको क्या हो गया, क्या होगा, तो आपको ट्रू फॉल्स देना होता है विद रीजंस, राइट। तो यहां पर मैंने एक क्वेश्चन तो लिया ही है, उसको क्लासिफाई करने का एक तरीका मैंने आप लोगों के लिए बनाया है। 4 स्टेप्स अगर आपको देख रहे हैं, 4 क्वेश्चंस पूछिए आप अपने आप से। ऑन सीइंग एन आइटम ऑफ एक्सपेंडिचर आस्क द फॉलोइंग 4 क्वेश्चंस फ्रॉम योर हार्ट। अपने दिल से आपको 4 सवाल पूछने हैं। क्या? पहला, इज इट गोइंग टू इंक्रीज माई एग्जिस्टिंग अर्निंग कैपेसिटी? अगर यस तो कैपिटल, अगर नो तो रेवेन्यू। इज इट गोइंग टू डिक्रीज माई करंट ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस? बहुत ध्यान से, ये सेकंड पॉइंट, इज इट गोइंग टू डिक्रीज माई करंट ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस? क्या मेरे खर्चे से कुछ ऐसा हो रहा है जो मेरे करंट ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को कम करेगा? ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस मतलब जो भी मेरे रेवेन्यू एक्सपेंसेस होते हैं, मतलब रेंट हो गया, इलेक्ट्रिसिटी हो गया। सपोज आपने एक बहुत बड़ा सा जनरेटर लगवा लिया, ठीक है, आपने एक बहुत बड़ा सा जनरेटर लगवा लिया, या सपोज आपने एसी लगवा लिया, ठीक है, आपके पास पुराना एसी पड़ा हुआ था, उसकी रेटिंग थी 1 स्टार, आपने एक नया एसी लगवा लिया, उसकी रेटिंग आ गई 5 स्टार। आपको स्टार रेटिंग का सिस्टम पता है, जितने ज्यादा स्टार्स उतनी ज्यादा पावर सेविंग, जितने ज्यादा स्टार्स उतनी ज्यादा पावर सेविंग। आप लोग देखना आपके घर पे हर इलेक्ट्रिकल अप्लायंस पे ना कुछ स्टार रेटिंग दी होती है, फ्रिज में होती है, एसी में होती है, राइट। तो फ्रिज में अगर आपके घर पे सपोज 4 स्टार का एसी है, 4 स्टार का फ्रिज है सपोज, मतलब एनर्जी कंजम्पशन बहुत कम है, मतलब पावर सेविंग ज्यादा है। और अगर एनर्जी कंजम्पशन कम होगा तो बिजली का खर्चा कम आएगा, बिजली का बिल कम आएगा, राइट। तो मेरे बिजनेस में एक एसी लगा हुआ था, मेरे बिजनेस में एक एसी लगा हुआ था, उसकी रेटिंग थी 1 स्टार। मैंने उसको निकलवा के 5 स्टार का एसी ले लिया, मैंने उसे हटवाकर 5 स्टार का एसी ले लिया। अब ऐसा करने से बिजली का खर्चा कम आएगा, तो मेरे करंट ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस रिड्यूस हो जाएंगे, तो नया एसी खरीदना इज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर। यस, आई एग्री कि इसको आप लोग ऐसे भी सोच सकते थे कि सर यू आर एनीवे परचेजिंग अ न्यू एसेट, ठीक है, इसको आप लोग ऐसे भी सोच सकते थे ना कि सर यू आर एनीवे परचेजिंग अ न्यू एसेट, तो ये तो आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा ही होगा। यस, होगा बिल्कुल। मैं आपको सिर्फ एक एग्जांपल दे रहा हूं, मैं आपको सिर्फ एक एग्जांपल दे रहा था कि आप इस तरह से भी सोचो, ठीक है, क्योंकि जो भी फिक्स एसेट आप खरीदते हो वो अल्टीमेटली आपके करंट ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को कम करेगा। लेकिन कई बार क्वेश्चन में ऐसा हो सकता है कि ये ना समझ में आए कि क्या कोई मैंने नया एसेट खरीदा है या नहीं, ठीक, फिर भी कुछ करने की वजह से मेरे करंट ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कम हो रहे हैं, फिर भी कुछ करने की वजह से मेरे करंट ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस अगर कम हो रहे हैं तो वो मेरा कैपिटल एक्सपेंडिचर हो जाएगा। नाउ, इज इट्स बेनिफिट गोइंग टू लास्ट फॉर मोर देन अ ईयर? अगर हां तो कैपिटल है, नहीं तो रेवेन्यू है। अच्छा सर, डेफर्ड रेवेन्यू का भी तो 1 साल से ज्यादा होता है, ये सवाल आएगा। डेफर्ड रेवेन्यू बहुत ज्यादा आपके एग्जाम में आता नहीं है, गिन चुन के एक क्वेश्चन है जो आपके डेफर्ड रेवेन्यू में आता है, बस, ठीक है, गिन चुनकर सिर्फ एक क्वेश्चन है जो बार बार आपके एग्जाम में वही आता रहता है, वही आपके स्टडी मटेरियल में भी दिया हुआ है, वही आपके आरटीपीज में भी आता है, वही आपके मॉक टेस्ट पेपर्स में भी आता है, वही आपके एग्जाम में भी आता रहता है, ठीक है। तो डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में ज्यादा दिमाग मत लगाइए, ज्यादा मत सोचिए। एक क्वेश्चन है, मैं अभी आपको थोड़ी देर में बता दूंगा, ये वाला क्वेश्चन है भाई, इसका आंसर इस तरह से लिख दियो, तो इसका आंसर आप इस तरह से लिख के आ जाना, ठीक, काम खत्म, आपके मार्क्स आपको मिल जाएंगे। डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का कॉन्सेप्ट प्रैक्टिकली अबॉलिश हो चुका है,
ठीक है। डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का कॉन्सेप्ट अब प्रैक्टिकली अबॉलिश हो चुका है आपकी बुक में, क्योंकि पहले से लिख के आ रहा है और एक क्वेश्चन है जो आता रहता है, इसीलिए मैंने बताया, अदरवाइज मैं डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आपको नहीं बताता। नेक्स्ट, Is it for the purchase of a fixed asset or for making it ready for use? Or for making it ready for use, ये भी आपका ready for use भी आपका फिक्स एसेट वाला, जो फिक्स एसेट को रेडी फॉर यूज, जैसे डेप्रिसिएशन में भी हम लोगों ने बात की थी। डेप्रिसिएशन में हम लोगों ने बात की थी कि मैंने एक बहुत बड़ा सा कंप्यूटर ले लिया और दुकान पे मैंने ले लिया कि हाँ ठीक है यार ये कंप्यूटर है, ठीक है, बट आई नीड समबडी टू कम टू माय होम टू इंस्टॉल दैट कंप्यूटर, विदाउट दैट आई विल नॉट बी एबल टू यूज दैट कंप्यूटर, राइट। तो वो जो इंस्टॉलेशन एक्सपेंसेस है, वो जो रिक्शे का भाड़ा है कि वो वहां से लेकर यहां तक, दुकान से लेकर मेरे घर तक कंप्यूटर को डिलीवर करेगा, वो सब भी कंप्यूटर को खरीदने से रिलेटेड का खर्चा है, टू मेक द कंप्यूटर रेडी फॉर यूज। जब तक मैं ये रिक्शा भाड़ा पे नहीं करूंगा, जब तक मैं इंस्टॉलेशन चार्जेस नहीं दूंगा, तब तक बड़ा सा कंप्यूटर खरीद के फायदा क्या होगा, मैं उसको इस्तेमाल तो कर नहीं पाऊंगा, राइट। तो इस्तेमाल करने के लिए जो भी खर्चा होगा वो भी फिक्स एसेट से रिलेटेड खर्चा है, और फिक्स एसेट से रिलेटेड खर्चा है मतलब ये भी आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर है, ये भी आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर है। ऑलराइट, तो यू हैव टू आस्क 4 क्वेश्चंस, आपको अपने दिल से 4 क्वेश्चंस पूछने होंगे। पहला, क्या ये मेरी एग्जिस्टिंग अर्निंग कैपेसिटी को बढ़ा रहा है? क्या ये मेरे करंट ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को कम कर रहा है? क्या इसका बेनिफिट एक से ज्यादा साल के लिए मिलेगा? क्या ये मैंने फिक्स एसेट खरीदने के लिए या उसको यूज में लाने के लिए इनकर किया है? अगर हाँ तो ये आपके कैपिटल एक्सपेंडिचर है, अगर नहीं तो वो आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होगा, ठीक है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होगा। ग्रेट, आइए सर क्वेश्चन देखते हैं। क्लासिफाई द फॉलोइंग एक्सपेंडिचर्स एज कैपिटल और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। नाउ आपके पास आपका स्टडी मटेरियल भी है, आपके पास आपकी स्कैनर भी है, आपके पास सब कुछ है, ठीक है। तो आप लोग जो जैसे जो एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं वो ट्रू फॉल्स टाइप के आते हैं और रीजन वगैरह पूछता है, राइट। तो मैं यहाँ पर आप लोगों को रीजन बताऊंगा, ऑब्वियसली मैं लिखवाऊंगा नहीं क्योंकि बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। तो आइए देखते हैं, सारे के सारे भी रिसेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस हैं, या तो रिसेंट आरटीपीज में या तो मॉक टेस्ट पेपर्स में, सारे के सारे वैसे से ही क्वेश्चंस हैं। तो आई हैव जस्ट गिवन द क्वेश्चंस एंड आई हैव गिवन द आंसर्स एट द एंड, और मैं आप लोगों से उसको डिस्कस करूंगा। ऑलराइट, देखो, amount spent on making a few more exits in a cinema hall to comply with government orders, क्या ये कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा? एक बात बताओ, अगर आपने किसी एक सिनेमा हॉल में कुछ गेट्स और बनवा दिए एग्जिट के लिए, तो क्या इससे सिनेमा हॉल की कैपेसिटी बढ़ी? नहीं। क्या इससे कोई एक नया एसेट आपके पास आया? क्या एग्जिस्टिंग ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस आपके कम हुए? नहीं, कुछ नहीं हुआ आपका, ठीक है। गवर्नमेंट ने कहा था सिर्फ इसलिए करवाया गया, ना तो कैपेसिटी बढ़ी ना तो कोई नया एसेट आया। इट्स नॉट अ कैपिटल एक्सपेंडिचर, इट इज अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। नेक्स्ट, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस ऑफ द डायरेक्टर्स फॉर ट्रिप्स अब्रॉड फॉर परचेज ऑफ कैपिटल एसेट्स। ऑलराइट, जो डायरेक्टर है ये अब्रॉड गया, दुबई गया या पता नहीं अमेरिका गया, कहीं गया, और वहां से जाकर बड़े बड़े मशीन्स लाया, बड़ी बड़ी मशीन्स लाया। अगर ये ट्रैवल नहीं कर पाता, अगर ये ट्रैवल नहीं करता, अगर ये ट्रैवलिंग का खर्चा इनकर नहीं करता, तो क्या मशीन आ पाती? नहीं आ पाती, राइट। तो मशीन खरीदने का मतलब कैपिटल एसेट्स को, फिक्स एसेट्स को खरीदने से रिलेटेड खर्चा हो गया, इसलिए कैपिटल एक्सपेंडिचर। नेक्स्ट, अमाउंट स्पेंट टू रिड्यूस वर्किंग एक्सपेंसेस, तो ठीक है, ये तो कैपिटल एक्सपेंडिचर हमने बाय डेफिनेशन ही पढ़ा था। अगर करंट ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस आपके कम हो जा रहे हैं तो कैपिटल एक्सपेंडिचर है। नेक्स्ट, अमाउंट पेड फॉर रिमूवल ऑफ स्टॉक टू अ न्यू साइट, स्टॉक एक जगह से उठा के दूसरी जगह पहुंचाया जा रहा है, क्या कोई नया एसेट एग्जिस्टेंस में आ रहा है? नहीं। क्या किसी एग्जिस्टिंग एसेट की कैपेसिटी बढ़ रही है? नहीं। क्या करंट ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कम हो रहे हैं? नहीं, कुछ भी नहीं हो रहा है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। नेक्स्ट, कॉस्ट ऑफ रिपेयर्स ऑन अ सेकंड हैंड कार परचेज टू ब्रिंग इट टू वर्किंग कंडीशन, ऑब्वियसली कैपिटल एक्सपेंडिचर। आपने एक सेकंड हैंड कार खरीदी, लेकिन जब तक उस पर रिपेयर्स नहीं करवाओगे तब तक उसको यूज कैसे कर पाओगे, ठीक है। तो एक नया एसेट आपने खरीदा, उससे रिलेटेड नया एसेट, भले ही वो सेकंड हैंड हो लेकिन आपके लिए तो नया एसेट है ना, तो आपने एक नया एसेट खरीदा, उससे रिलेटेड खर्चा कैपिटल एक्सपेंडिचर। कंप्लीट रीपेंट ऑफ एग्जिस्टिंग बिल्डिंग, आपके पास एक बिल्डिंग ऑलरेडी है, आप उसकी दोबारा पुताई करा रहे हो। दोबारा पुताई क्यों कराओगे? जिससे उसकी कैपेसिटी मेंटेन रहे। दोबारा पुताई कराने से रीपेंटिंग है और बिल्डिंग एग्जिस्टिंग है, ठीक है। तो जाहिर सी बात है आपकी बिल्डिंग की पुताई वुताई एकदम खराब सी हो गई होगी, इसलिए तो आप दोबारा पुताई करवाओगे ना, मतलब आप उसकी कैपेसिटी को मेंटेन करवाने के लिए पुताई करवा रहे हो, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। इंस्टॉलेशन ऑफ न्यू सेंट्रल हीटिंग सिस्टम, ऑब्वियसली कैपिटल एक्सपेंडिचर, नया सेंट्रल हीटिंग आया है। रीपेंटिंग ऑफ अ डिलीवरी वैन, अगेन रीपेंटिंग हो रही है तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। नेक्स्ट,
providing drainage for a new piece of water extraction equipment. All right, new piece of water extraction equipment. नए एसेट से रिलेटेड खर्चा है, नए एसेट से रिलेटेड खर्चा है, कैपिटल एक्सपेंडिचर. लीगल फीस ऑन एक्विजिशन ऑफ लैंड, ऑन एक्विजिशन ऑफ लैंड. आपने नई लैंड खरीदी, जब तक उस पर लीगल फी पे नहीं करोगे तब तक वो लैंड आपकी कैसे हो जाएगी, राइट? तो ये हो जाएगा आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर. नया एसेट खरीदा, नए एसेट को खरीदने से रिलेटेड खर्चा, कैपिटल एक्सपेंडिचर. कैरेज कॉस्ट ऑन रिप्लेसमेंट पार्ट ऑफ अ पीस ऑफ मशीनरी. ठीक है, आपके पास एक मशीनरी थी, उसका एक पार्ट कोई खराब हो गया था, उस पार्ट को आप रिप्लेस करवाना चाह रहे हो. ठीक है, तो रिप्लेसमेंट का खर्चा क्या होता है? क्या वो कैपेसिटी को इंक्रीज करेगा? नहीं, वो कैपेसिटी को मेंटेन करेगा. याद करिए, बुक शेल्फ का एक रैक का एक शेल्फ टूट गया था, उसको रिपेयर करवाया गया. क्या कैपेसिटी बढ़ी? नहीं, कैपेसिटी मेंटेन रही. मेंटेनिंग वाला रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, तो ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. नेक्स्ट, 10,000 रुपीज स्पेंट एज इंपोर्ट ड्यूटी ऑन मशीनरी परचेज. आपने कहीं बाहर से मशीनरी ऑर्डर की. इंपोर्ट ड्यूटी, आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग इंपोर्ट ड्यूटी. अगर आप किसी दूसरे देश से अपने देश में मशीन को मंगवाते हो तो सरकार आपसे पैसा लेती है. क्या आप इंपोर्ट करने का आपसे पैसा लेती है, उसको इंपोर्ट ड्यूटी बोलते हैं, वो टैक्स होता है आपका. ठीक है, आगे चल के आप लोग पढ़ोगे इसके बारे में. तो अगर आपने बाहर देश से मशीनरी मंगवाई, अगर आपने किसी दूसरे देश से मशीनरी अपने देश में मंगवाई, तो जब तक आप ये इंपोर्ट ड्यूटी पे नहीं करोगे तब तक क्या ये मशीन को आप लोग यूज कर पाओगे? नहीं. तो दिस इंपोर्ट ड्यूटी इज एन एक्सपेंडिचर इनकर्ड इन रिलेशन टू द परचेज ऑफ अ न्यू एसेट, हेंस कैपिटल एक्सपेंडिचर. नेक्स्ट, अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स ड्यूरिंग द ईयर. रेवेन्यू रिसीट्स. डेटर्स मतलब बिजनेस ऑपरेशंस से आपने कुछ माल बेचा, आपके डेटर्स बने, डेटर्स आपको पैसा दे रहे, रेवेन्यू रिसीट. बिजनेस ऑपरेशन की वजह से पैसा आ रहा है, रेवेन्यू रिसीट. कॉस्ट ऑफ टेस्टिंग वेदर द इक्विपमेंट इज फंक्शनिंग प्रॉपर्ली. अच्छा, कोई एक आपने नया इक्विपमेंट खरीदा, उसी की तो आप टेस्टिंग करोगे कि ये कायदे से काम कर रहा है या नहीं. ठीक है, जो भी आपके पास कोई एग्जिस्टिंग इक्विपमेंट है उसकी टेस्टिंग करने की थोड़ी कोई जरूरत है, वो तो आपका काम कर ही रहा होगा. ठीक है, लेकिन आप टेस्टिंग कब करोगे? जब भी आप कोई नया एसेट खरीदोगे, जब भी आप कोई नया इक्विपमेंट खरीदोगे, तभी तो आप उसकी टेस्ट करोगे कि यार ये ढंग से काम कर भी रहा है या नहीं. ठीक है, इट्स लाइक आपको सपोज मेरी पेनड्राइव क्लासेस खरीदनी है, और मैं कह रहा हूं डेमो में दूंगा 100 रुपए में, मैं कह रहा हूं डेमो दूंगा आपको 100 रुपए में. ठीक है, तो पेनड्राइव क्लासेस खरीदने से रिलेटेड खर्चा हुआ ना ये 100 रुपए, तो ये पेनड्राइव क्लासेस वाले खर्चे में ही तो ऐड होगा ना, कैपिटल एक्सपेंडिचर हो जाएगा ये. तो कैपिटल एक्सपेंडिचर. कॉस्ट ऑफ टेस्टिंग वेदर द इक्विपमेंट इज फंक्शनिंग प्रॉपर्ली. ठीक है, कोई एक नया इक्विपमेंट खरीदा, उसकी फंक्शनिंग चेक करना चाह रहे हो, तो उसकी फंक्शनिंग चेक करने के लिए आपने टेस्टिंग के चार्जेस इन करके, कैपिटल एक्सपेंडिचर. इंश्योरेंस क्लेम रिसीव्ड ऑन अकाउंट ऑफ मशीनरी डैमेज्ड बाय फायर. आपके पास कोई एक मशीन थी, उसमें आग लग गई, वो खराब हो गई, आपको इंश्योरेंस कंपनी से पैसा मिला, रिसीट हुआ. क्या ये बिजनेस ऑपरेशंस की वजह से पैसा मिला? नहीं. क्यों? क्योंकि क्या आपका बिजनेस है कि आप मशीनें जला जला के इंश्योरेंस कंपनी से पैसा लेते रहो? नहीं ना, ऐसा तो नहीं है रोज आप जाके अपने गोडाउन में आग लगाते हो, हाँ ये सारी मेरी मशीन है, ये सारी जल गई, चलो अब इंश्योरेंस कंपनी के पास चलते हैं, उससे पैसा लेंगे. दिस इज नॉट योर बिजनेस ऑपरेशन. योर बिजनेस ऑपरेशन इज परचेज एंड सेल ऑफ गुड्स, राइट? तो ये मशीनरी डैमेज्ड बाय फायर, रेवेन्यू, बिजनेस ऑपरेशंस के अलावा कहीं से भी आपको पैसा मिलता है तो दैट इज योर रेवेन्यू रिसीट. कैपिटल रिसीट. ठीक, नाउ amount spent for construction of temporary huts which were necessary for construction of the cinema house and were demolished when cinema house was ready. क्या होता है, जब भी किसी बड़े मॉल का या किसी भी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स का कंस्ट्रक्शन होता है तो आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत सारी झुग्गी झोपड़ियां बनी रहती हैं. झुग्गी झोपड़ियां क्यों बनी रहती हैं? क्योंकि जो भी मजदूर होते हैं, जो भी आपके लेबरर्स होते हैं, वो तो गाँव से आते हैं. ठीक है, वो गाँव से आते हैं और रोज रोज तो गाँव से आना जाना पॉसिबल नहीं है. जो भी मॉल्स बनेंगे वो शहरों में बनेंगे, जो भी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनेंगी शहरों में बनेंगी, या उनके घर काफी दूर होंगे. तो इसके लिए टेम्पररी अरेंजमेंट उनकी अकोमोडेशन का कर दिया जाता है कि जहां पर आपकी बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन हो रहा है वहीं पर छोटी छोटी झोपड़ियां बना दो, जिससे आपके मजदूर दिन भर वहीं पर काम करें और शाम को वहीं उन्हीं झोपड़ियों में जाकर सो जाएं, आराम करें. ठीक है, तो ये जब तक ये झोपड़ियां नहीं बनेंगी तब तक क्या वो नई बिल्डिंग एग्जिस्टेंस में आएगी? नहीं आएगी, राइट? तो बिल्डिंग ये जो छोटी छोटी टेम्परेरी हट्स बनी, इनमें जो खर्चा हुआ, ये खर्चा इसीलिए इनकर किया गया क्योंकि आपको बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनानी थी, हेंस कैपिटल एक्सपेंडिचर.
amount spent as lawyer's fee to defend a suit claiming that the firm's factory site belonged to the plaintiff's land. अच्छा, नाउ इसमें काफी सारे लीगल टर्म्स भी आ गए, तो समझिएगा बात को बहुत ध्यान से। मेरी ये फर्म, ठीक है, वहां पर मैंने अपनी किसी जमीन पर फैक्ट्री लगा रखी है, किसी दूसरे ने मुझ पर मुकदमा किया है, कोई दूसरा कह रहा है कि ये जो जमीन है वो आपने कब्जा कर रखी है, फिर से मेरी जमीन है, मेरे पास उसके कागजात हैं, सब कुछ मेरे पास है, लीगली आई एम द लीगल ओनर ऑफ दिस लैंड, जिस पे मैंने अपनी फैक्ट्री उठा रखी है, जिस पे मैंने अपनी फैक्ट्री लगा रखी है, राइट। कोई एक राह चलता आदमी आ गया, उसने कहा नहीं ये जमीन तो मेरी है, और वो गुंडे बुला लाया, ठीक, तो अब क्या मैं जमीन जाने दूं? नहीं, मुकदमा चलेगा, मुकदमेबाजी चलेगी। तो अब वो कहलाएगा प्लेंटिफ, मैं कहलाऊंगा डिफेंडेंट, ठीक है। दैट पर्सन इज, वो उस बंदे ने मुकदमा किया मेरे ऊपर, कि जज साहब इस आदमी ने जिस जमीन पर अपनी फैक्ट्री लगा रखी है वो जमीन मेरी है। मैं कहूंगा नहीं जज साहब ये जमीन मेरी है, ठीक है। मुकदमा उसने दायर किया इसलिए वो कहलाएगा प्लेंटिफ, मैं अपने आप को डिफेंड कर रहा हूं इसलिए मैं कहलाऊंगा डिफेंडेंट, ठीक, मैं कहलाऊंगा डिफेंडेंट। तो प्लेंटिफ ने कहा कि मेरी फर्म की जो फैक्ट्री साइट है वो प्लेंटिफ की लैंड पर है, और मैंने वकील को डिफेंड करने के लिए पैसे दिए। क्या इससे अगर मैं मुकदमा जीत जाता हूं तो क्या मेरे पास नई जमीन आई? नहीं, मेरे पास कोई नई जमीन नहीं आई, मेरी जो जमीन है उसकी कैपेसिटी बस मेंटेन हुई। तो दिस इज माय रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। जमीन तो ऑलरेडी मेरी थी, जमीन पहले से मेरी थी, ठीक है। एक नई मुसीबत आ गई, एक तरह से ये एक नई मुसीबत आ गई, और जब तक वाद विवाद चलता रहेगा मेरी जमीन पर, अभी तक जमीन मेरी है, मैं बहुत खुश हूं, ठीक है, मैं किसी को भी बेचना चाहूंगा मैं अपनी जमीन बेच सकता हूं। लेकिन अगर सामने से किसी ने मेरी जमीन पर मुकदमा कर दिया है कि वो जमीन उसकी है, तो क्या कोई भी इंसान मुझसे मेरी जमीन खरीदना चाहेगा? नहीं, क्योंकि सबको लगेगा यार तुम्हारी जमीन तो तुम्हारे पास है या नहीं, अभी तो यही तय नहीं है, ठीक है। तुम्हारी जमीन से रिलेटेड मुकदमा तो कोर्ट में चल रहा है, तो मैं तुमसे तुम्हारी जमीन क्यों खरीदूं? मैं मान भी कैसे लूं कि ये तुम्हारी जमीन है, राइट। तो जो मेरी जमीन जिसकी वैल्यू सपोज करोड़ों में चल रही थी, अचानक से उसकी वैल्यू गिर गई, क्योंकि उस पर कोर्ट केस चल रहा है। नाउ आई एम पेइंग मनी टू माई लॉयर टू डिफेंड माई सेल्फ कि नहीं यार ये जमीन मेरी ही है, और लॉयर मुकदमा जीत जाता है। तो अभी मेरी जमीन की कैपेसिटी पहले करोड़ों में चल रही थी, अचानक से मुकदमे की वजह से ये गिर गई थी, लेकिन मुकदमा जीतते ही मेरी कैपेसिटी फिर से मेंटेन हो गई, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। नेक्स्ट, rings and pistons of an engine were changed at a cost of 5,000 to get fuel efficiency. फ्यूल की एफिशिएंसी लाने के लिए चेंज किया गया, ठीक है। फ्यूल की कैपेसिटी को मेंटेन करने के लिए चेंज नहीं किया गया, फ्यूल की एफिशिएंसी, टू मेंटेन नहीं, टू गेट फ्यूल एफिशिएंसी। अभी तक फ्यूल की एफिशिएंसी नहीं आ रही थी, ठीक है, अभी तक फ्यूल की एफिशिएंसी नहीं आ रही थी। इट्स लाइक मैंने एक लैपटॉप खरीदा, ठीक है, लैपटॉप बहुत स्लो चल रहा था यार, समझो बात को। मैंने लैपटॉप खरीदा, लैपटॉप बहुत स्लो चल रहा था, पता लगा उसमें सिर्फ 4 GB रैम थी। मैंने साल भर तो झेला, किसी तरह से साल भर मैंने झेला यार, सिर्फ 4 GB रैम। साल भर बाद मैंने कहा यार इसको रैम को बढ़वाओ, 12 GB की रैम लगवाओ। तो वो 4 GB की रैम निकलवाई और उसकी जगह पर 8 GB की सपोज 2 रैम्स लगवा दी, 8 GB की मैंने 2 रैम लगवा दी, ठीक है। तो अब मेरी लैपटॉप की जो रैम है वो 16 GB हो गई। अब मेरे लैपटॉप की रैम 16 GB हो गई। मैंने रैम को चेंज करवाया, लेकिन उससे मेरे लैपटॉप की एफिशिएंसी आ गई, उससे मेरे लैपटॉप की एफिशिएंसी बढ़ गई, राइट। सेम चीज है, एक इंजन के रिंग्स और पिस्टन को चेंज करवाया, मैंने अपनी रैम को चेंज करवाया, लेकिन क्यों चेंज करवाया? जिससे मेरे लैपटॉप की एफिशिएंसी आ जाए, तो ये मेरा कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होगा? कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा। लैपटॉप की एफिशिएंसी आई, तो सिमिलरली यहां पर इंजन की भी एफिशिएंसी आई, कैपिटल एक्सपेंडिचर। नेक्स्ट, कॉम्पनसेशन ऑफ 2.5 करोड़ रुपए पेड टू वर्कर्स हु ऑप्टेड फॉर वॉलंटरी रिटायरमेंट। वॉलंटरी रिटायरमेंट का क्या मतलब होता है? सबसे पहले तो ये बात समझते हैं, ठीक। मैं सपोज किसी कंपनी में काम कर रहा हूं, उस कंपनी के हिसाब से कोई एक एज लिमिट होगी कि आप 60 की एज पर रिटायर हो गए, आप 65 की एज पर रिटायर हो गए एंड ऑल दैट, ठीक है।
और 60 या 65 साल की एज तक मैं उस कंपनी में काम करता रहूंगा, कंपनी मुझे सैलरी पे करती रहेगी, राइट। मैंने सपोज 50 की एज तक काम किया या 55 की एज तक काम किया, मैंने कहा सर अभी देखो मेरे रिटायरमेंट में 5 साल बचे, ठीक है। मैंने अपने बॉस से कहा सर मेरे रिटायरमेंट में 5 साल बचे, आप ना मुझे वॉलंटरी रिटायरमेंट दे दो, आप मुझे वॉलंटरी रिटायरमेंट दे दो, मैं रिजाइन नहीं करना चाहता, मैं जॉब छोड़ना नहीं चाहता हूं, आप मुझे वॉलंटरी रिटायरमेंट दे दो, ठीक है। या कई बार ऐसा होता है, तो वॉलंटरी रिटायरमेंट के लिए क्या मैं कहूंगा कि आप जो 5 साल की सैलरी जो भी मेरी बनती है ना, कमिंग 5 इयर्स की जो भी सैलरी बनती है वो आप मुझे दे दो, वो आप मुझे दे दो। तो मैंने अपनी मर्जी से रिटायरमेंट ले लिया, मैंने अपनी मर्जी से रिटायरमेंट ले लिया और मेरे बॉस ने मुझे बहुत सारा एक लमसम अमाउंट पे कर दिया ना। अगर मैं रिटायरमेंट नहीं लेता तो यही लमसम अमाउंट मुझे धीरे 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 करके एज सैलरी वो बंदा पे करता रहता, यस और नो? यस, ठीक है। अगर मैं वॉलंटरीली रिटायरमेंट नहीं लेता तो यही पैसा जो मेरा बॉस है मुझे धीरे धीरे करते करते एज सैलरी पे करता रहता, और ये एज सैलरी पे करता तो ये उसके लिए रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता, ठीक है। उसी पैसे को बहुत सारा उसने मुझे पे कर दिया, तो है तो ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, है तो ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। बेसिकली मेरी सैलरी का बहुत सारा पोर्शन उसने पे कर दिया एक साथ, ठीक है। जो अमाउंट वो धीरे धीरे 5 सालों में मुझे पे करता रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, वही अमाउंट उसने लमसम मुझे आज पे कर दिया, तो है तो ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। लेकिन क्योंकि इसका अमाउंट बहुत ज्यादा बड़ा है, इसलिए आपके आईसीआई का स्टडी मटेरियल कहता है कि इसको जो है आप डेफर कर दो, इसको सारा का सारा एक साथ आप पीएनएल में सैलरी अकाउंट में चार्ज मत करो, डायरेक्टली आप पीएनएल अकाउंट डेबिट टू सैलरी अकाउंट 2.5 करोड़ मत करो, आप उसको थोड़ा थोड़ा फ्यूचर ईयर्स में डेफर कर दो। यही आंसर मैंने आप लोगों को यहां पर लिख के दिया हुआ है सर, सिंस मैग्नीट्यूड इज वेरी लार्ज डेफर इट ओवर फ्यूचर ईयर्स। ये आपके स्टडी मटेरियल में है, ये आपके एग्जाम में भी आ चुका है। अच्छा, अभी एग्जाम में नहीं आया लेकिन आरटीपी मे 20 में तो है, ठीक है, मे 20 की आरटीपी में तो है, राइट सर। तो दिस इज द ओनली क्वेश्चन जिसमें आपका थोड़ा बहुत डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर टाइप का आएगा। बस इतना याद रखना है यार कि है तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, सैलरी का ही, तो सैलरी का पूरा लमसम अमाउंट पे किया गया है, ठीक है, तो है ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, लेकिन क्योंकि अमाउंट बहुत ज्यादा बड़ा है इसलिए इसको डेफर करने में ही भलाई है, इसलिए इसको डेफर करने में ही भलाई है। नेक्स्ट, मेसर्स XYZ कंपनी रन्स अ कैफे, Messrs XYZ company runs a cafe, they renovated, बहुत अच्छी बात है, some of the old cabins, they renovated some of the old cabins, because of this renovation some space was made free and number of cabins was increased from 15 to 18। अच्छा, तो एक कैफे में पहले 15 केबिन्स थे, अब 18 हो गए। द टोटल एक्सपेंडिचर इनकर्ड वाज 30,000 रुपए। बताओ कैपिटल होगा या रेवेन्यू होगा? ज्यादा नंबर ऑफ केबिन्स मतलब ज्यादा कस्टमर्स मतलब ज्यादा अर्निंग कैपेसिटी इंक्रीज मतलब कैपिटल एक्सपेंडिचर। नवंबर 2019 में 2 नंबर का पूछा गया था, ठीक है, और आपके स्टडी मटेरियल में भी ये है। ऑलराइट सर, सो दिस कंप्लीट्स आवर डिस्कशन ऑन कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल रिसीट्स, रेवेन्यू रिसीट्स एंड ऑल। तो चलिए सर, आज के लिए फिलहाल हम लोग यहीं तक रखते हैं। आई नो आज की क्लास थोड़ी सी छोटी हो गई, लेकिन कोई बात नहीं, कैपिटल रेवेन्यू वाले एटलीस्ट हम लोगों के काफी सारी चीजें हम लोगों ने समझ लिया है, और काफी कुछ समझा है हम लोगों ने, या काफी इन डेप्थ रिवीजन हो रहा है आप लोगों का। एंड अभी कैपिटल एक्सपेंडिचर रेवेन्यू, कैपिटल एक्सपेंडिचर रिसीट से रिलेटेड, कैपिटल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर रिसीट से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं आपके, वो आप अब अपने आप कर सकते हैं। तो अपने स्टडी मटेरियल का जो चैप्टर 1 है उसकी यूनिट 4 है मेरे ख्याल से, उसमें जाके देखिएगा, 2 नंबर तो आपका इसमें से आता ही आता है, राइट सर। मैं आप लोगों से कल मिलूंगा और कल हम लोग पूरा फुल फ्लेजेड फाइनल अकाउंट्स करने वाले, कल हम लोग फुल फ्लेजेड फाइनल अकाउंट्स करेंगे। हो सकता है आपकी कल की क्लास की ड्यूरेशन थोड़ी सी एक्सटेंड भी हो जाए, ठीक है, जैसे आज की थोड़ी सी कम हो गई तो कल थोड़ी सी एक्सटेंड हो जाएगी, राइट। लेकिन कल ये होगा ना कि हम लोग फ्रेश माइंड से पूरा एकदम शुरुआत से ही फाइनल अकाउंट्स लेकर चलेंगे। आज तो काफी सारे इधर उधर वाली जो मतलब बेस बनाने वाला चीज हो गई, तो आज वो वाली चीज हो गई। तो गुड नाइट एवरीवन, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए। आई विल सी यू गाइज टुमारो एट 9 इसी चैनल पर, कहीं मत जाइएगा, अपना ख्याल रखिएगा, गर्म पानी पीजिएगा। टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट।